आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू। मच्छरों के डंक और उनसे फैलने वाली बीमारियों से हम दुनिया में कहीं नहीं बच सकते। हर साल जब बारिश का मौसम जाने को होता है और सर्दियों के आने का समय होता है, उस समय एक बीमारी खूब तेजी से फैलती है, डेंगू। मच्छर के काटने से होने वाली ये बीमारी हर साल अगस्त से अक्टूबर के महीने में पीक पर होती है और इस दौरान जिस चीज़ की खूब डिमांड बढ़ जाती है वो है प्लेटलेट्स। डेंगू सीजन के दौरान हम अक्सर देखते हैं कि कैसे लोग किसी डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स दिलवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि आम लोगों के बीच प्लेटलेट का नाम कुछ ज़्यादा ही जाना पहचाना सा हो गया है। अब लगभग हर शख्स जानता है कि इन जैसी बीमारियों में अगर मरीज के खून में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाए तो उसके शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इन बातों के चलते धीरे धीरे प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन को लेकर लोगों के बीच एक हवा सा बन गया है। इसे लेकर बड़े बड़े भ्रम हैं और जब डेंगू किसी को होता है तो लोग सबसे ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डेंगू हो गया है तो अब प्लेटलेट्स कम हो गया तो इससे कुछ भी हो सकता है, ये और ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसा होता नहीं है। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम बात इसी पर करेंगे कि कब डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स का गिरना नॉर्मल होता है, यानी कब आप घर पर ही कुछ चीज़ें कर अपना ध्यान रख कर, कुछ चीज़ें अवॉइड कर अपने आप को ठीक कर सकते हैं, डेंगू से आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं, और कब प्लेटलेट्स का गिरना या डेंगू फीवर खतरनाक हो सकता है। आप कौन कौन सी गलतियाँ करेंगी जिसकी वजह से ये और फेटल हो सकता है। तो हमारे साथ इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए डॉक्टर अनीता मैथ्यू जुड़ गई हैं, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। हेलो डॉक्टर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनीता मैथ्यू आपका आज तक रेडियो पर। नमस्ते जी। डॉक्टर अनीता, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जैसे हम देख रहे हैं डेंगू के केसेस लगभग हर राज्य में देखने को मिल रहे हैं। सारे हॉस्पिटल्स इसी की वजह से फुल हैं, लोग जद्दोजहद करें, उनको बेड तक नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन मैं अभी तक देख पाई हूँ वो है प्लेटलेट्स को लेकर। लोग इसकी अहमियत तो समझते हैं लेकिन शायद से इसको लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि आप अगर ये मुझे बताएं कि डेंगू जब हमें होता है, डेंगू फीवर जब होता है, तो आखिर क्यों प्लेटलेट से ही डेंगू की दुश्मनी होती है, क्यों प्लेटलेट से इस दौरान गिरता है? उसकी 2-3 कारण हैं जिसमें डेंगी में प्लेटलेट्स का गिरना होता है। एक तो ऑल वायरल इन्फेक्शंस आपके बोन मैरो, जहां से आपके ब्लड सेल्स बनते हैं, उस एरिया को थोड़ा सा डिप्रेस करती है, तो नया प्लेटलेट्स बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं उस टाइम पे। टिपिकली सभी वायरल इलनेस में थोड़ा बहुत प्लेटलेट गिरता है। ऑफकोर्स डेंगी में वो मात्रा बहुत ज्यादा रहती है बिकॉज उसकी और भी मैकेनिज्म है जिसमें प्लेटलेट गिरते हैं। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ये है कि प्लेटलेट गिरने का एक जो मेजर कारण है वो ये है कि आपका नया प्लेटलेट बनता नहीं है। हर प्लेटलेट की आयु सिर्फ 7 दिन की रहती है। आपके बदन में जब एक प्लेटलेट बनता है वो 7 दिन के अंदर में वो खत्म भी हो जाता है। तो आपका जब 7 डेज तक जब बीमारी चलती रहती है और आपका बोन मैरो सप्रेस होता है तो आप एग्जिस्टिंग प्लेटलेट्स हैं वो कम होते जाते हैं और नया बनता नहीं है। इसके लिए आपका प्लेटलेट जो है वो लगातार आप जब देखो तो 7 दिन तक गिरता ही रहता है, उसके बाद ही बढ़ना शुरू होता है क्योंकि तब तक के लिए वायरस की एक्शन खत्म हो जाती है। उसके अलावा खुद से भी प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन होता है जो डेंगू के रहते चलते उसके एंटीबॉडीज बनाने की वजह से वो खत्म होते जाते हैं। तो बाय इटसेल्फ डेंगू कैन आल्सो कॉज अ प्रॉब्लम फॉर द प्लेटलेट प्लस द डैमेज टू द विच इज नॉट परमानेंट, जो टेम्पररी सप्रेशन बोन मैरो को होता है। ये दोनों कारण से प्लेटलेट घटते रहते हैं जी। और यहाँ पे जो नंबरिंग की बात है कि प्लेटलेट्स इतने से इतने लाख रहेगा या इतने से इतने हज़ार रहेगा तो नॉर्मल है, और इससे कम हो गया तो ये आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। पर क्या वाकई ऐसा होता है? मतलब अगर आप मुझे सबसे पहले तो यही बता दें कि ये जो प्लेटलेट्स जब गिर रहे होते हैं डेंगू फीवर में, तो उसका एक एवरेज लिमिट क्या, जहाँ से हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम घर पर ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं? आपका नॉर्मल प्लेटलेट जो रहता है, जो रेफरेंस रेंज हम जिसे कहते हैं, वो रहता है 1.5 लाख के ऊपर। 1.5 लाख के नीचे है तो प्लेटलेट्स आपके कम है। पर
हमें तभी प्रॉब्लम रहती है, तभी हम थोड़ा सा सावधान रहते हैं जब प्लेटलेट 50,000 के करीब जाता है तो, और 10,000 के नीचे गया या कोई भी प्लेटलेट वैल्यू और ब्लीडिंग रह रहा है डेंगू पेशेंट को, तभी हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं। तो जस्ट बिकॉज प्लेटलेट थोड़े से घटे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटलेट चढ़ा देंगे तो कोई फर्क गिरना है। दूसरी बात, प्लेटलेट्स को लेके सिर्फ इतना ज्यादा हम जो डरते हैं वो भी सही नहीं है। डेंगू में प्लेटलेट तो गिरना स्वाभाविक है, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी मैकेनिज्म के हिसाब से तो प्लेटलेट गिरना ही है। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको नजरअंदाज किया जाता है पेशेंट ने भी, वो ये है कि डेंगू में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है बॉडी में वो है डिहाइड्रेशन। तो आप जितना भी पानी लो डेंगू में, वो डेंगू की पानी की मात्रा जो ब्लड में है वो कम होती जाती है। तो इसलिए पानी का जो प्रमाण है वो एकदम अच्छी तरह मतलब हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। जब हम अच्छा हाइड्रेशन बोलते हैं, हम रोजमर्रा का अगर 2-2.5 लीटर पीते हैं तो उससे कहीं ज्यादा लेनी पड़ती है, मतलब 4 से 5 लीटर के करीब पानी चाहिए आपको। तो ये हाइड्रेशन मेंटेन करना जरूरी है। प्लेटलेट को सिर्फ देख के डरने से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम जनरली प्लेटलेट को देख के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड नहीं करते। हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं पानी का मात्रा कितनी है, कितना डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसको देख के। और डॉक्टर अनीता, ये तो बात हो गई, लेकिन जैसे मान लीजिए कि हम घर पर ही चीज़ें ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो प्लेटलेट्स हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, तो वो कौन से वार्निंग सिम्टम्स हैं इस डेंगू फीवर में आते हैं या लोगों को नोटिस करने चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? उसमें 4-5 चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी है। एक, अगर आपको चक्कर आने लगते हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आप उठने बैठने पे अगर चक्कर जैसे महसूस करते हैं तो मतलब शायद बॉडी डिहाइड्रेटेड है और बीपी गिर रहा है। अगर ब्रीदिंग में कोई डिफिकल्टी होती है तो डेंगू में जैसे मैंने बताया पानी आपके ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रहता, वो छूट के ब्लड वेसल्स के बाहर जा सकता है, जैसे कि फेफड़ों में और पेट में। अगर इसके कोई सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सांस लेने में दिक्कत या पेट में दर्द होना, तो ये 2 चीजें भी वार्निंग साइंस हैं। अगर ब्लीडिंग कोई भी जगह से अनएक्सपेक्टेडली शुरू हो गया तो दैट्स अ वार्निंग सिम्टम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका फीवर कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आ रहा है और वॉमिटिंग की सेंसेशन इतनी ज्यादा है कि आप पानी नहीं ले पा रहे हो, अगर आपका इनटेक बहुत कम हो रहा है तो बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाके उन्हें दिखा दीजिए ताकि उसके हिसाब से वो दवाइयां आपको दे सके। जी, और एक कन्फ्यूजन तो सबसे पहले इस मौसम में ये होता है डॉक्टर अनीता, क्योंकि ऐसा लगता है अंदर से कि जोड़ों में दर्द है, सर दर्द हो रहा है, गर्दन के पीछे दर्द हो रहे हैं, जॉइंट्स में जैसे मैंने कहा दर्द हो रहे हैं, अंदर से फीवर जैसा लग रहा है। तो लोग इतने ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद ये जो सिम्टम्स उनमें दिखाई दे रहे हैं कहीं ये डेंगू के लक्षण तो नहीं है, कहीं मेरे प्लेटलेट्स तो कम नहीं हो रहे हैं, मुझे थकान हो रही है। तो मतलब पहले तो आप यही बता दीजिए मुझे कि डेंगू फीवर आपको हो रहा है, आप डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, ये कैसे पता चलेगा? क्या सिम्टम्स हम नोटिस कर सकते हैं? पहली चीज तो है कि डेंगू की फीवर जो रहती है वो बहुत तेज रहती है, तो आपको फीवरिश फील करना और एक्चुअली हाई फीवर रहने में फर्क रहता है। तो फीवरिश फील करते हैं तो टेम्परेचर नापिए। डेंगू का टेम्परेचर जनरली 100 के 102 के ऊपर ही रहता है और ठंड लग के आती है, तो फीवरिशनेस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डेंगू। अगर अच्छा खासा फीवर है तो वो एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा, सीवियर हेडेक, आंख के पीछे दर्द रहना, पैरों हाथों में दर्द के अलावा सीवियर मसल पेन्स रहते हैं डेंगू में, जिसमें चलना फिरना में भी तकलीफ पेशेंट्स बताते हैं। तो ये सब टिपिकल सिम्टम्स हैं तो ही टेस्ट कराइए। थोड़ा बहुत जो बॉडी एक और फीवरिश फीलिंग है जिसमें टेम्परेचर बिल्कुल नाप के करके देख के भी कुछ नहीं आता, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी डेंगू के लिए भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मेजर ट्रीटमेंट जो हम कहते हैं वो हाइड्रेशन ही है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स भी लगते हैं जिसमें आपको लगता है कि मामूली सा सीजनल वेरिएशन की वजह से दिक्कत है, तो भी हाइड्रेशन विल हेल्प यू। सो कंटिन्यू टू बी हाइड्रेटेड इवन एट दैट टाइम पॉइंट, बट डोंट गेट वरीड। जी, और प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन को भी लेकर बहुत हवा है लोगों के बीच में, तो इस पर भी अगर आप कुछ क्लैरिटी दे सकें कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे मैंने पहले बताया था, अगर 10,000 से नीचे प्लेटलेट जाता है या ब्लीडिंग कभी भी शुरू हो जाता है, तो कभी भी मतलब कोई भी छोटा मोटा भी ब्लीडिंग अगर हमें लगता है कि कोई भी लेवल ऑफ प्लेटलेट में हो रहा है पेशेंट को और वो नॉर्मल नहीं है, जैसे कि अभी दांत से ब्लीडिंग होना या किसी किसी को मोशंस में से ब्लीडिंग होना या पीरियड्स
जो आप एक्सपेक्टेड नहीं थे वो आ जाएंगे अगर उस टाइम पे, तो इस सिचुएशन में हम प्लेटलेट्स दे सकते हैं। वरना मेजॉरिटी पेशेंट्स को 10,000 के नीचे जाए तो भी हम प्लेटलेट्स अवॉइड करते हैं, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है डॉक्टर अनीता, खाने पीने को लेकर भी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लोग अपने तरीके से कई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ताकि जो प्लेटलेट्स है वो बूस्टअप हो सके। जैसे उसमें सबसे फेमस तो ये पपीते का जूस है, कीवी है, पपीता खाना है, और भी कई चीज़ें हैं। तो आप एज अ डॉक्टर क्या एडवाइस करना चाहती हैं, और ये जो अप्रोच है हमारा डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स को बढ़ाने का, कितना सही है ये? देखिए, ऐसे अभी तक तो कोई भी स्टडी नहीं है जो बताती है कि XYZ फल फूल खाओ तो प्लेटलेट बढ़ता है। ऐसे हमने देखा भी नहीं है प्रैक्टिस में, और इसके लिए कोई कंट्रोल स्टडीज भी नहीं है। तो आपको जो भी फ्रूट्स खिलाना है वो खिला लीजिए, उससे कोई मेरे हिसाब से प्लेटलेट नहीं बढ़ेगा, पर कम से कम आपको नुकसान तो नहीं करेगा, क्योंकि वो फल ही है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा फायदा ही देगा इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। बट पपीते का जूस, ये सब चीजों से कोई जनरली फायदा तो नहीं होता। शायद हो सकता है कि लूज मोशन हो जाए, पर आपके एग्जैक्ट अमाउंट और मात्रा कितने पे प्लेटलेट बढ़ता है, इसके लिए तो हमारे पास कोई ट्रायल नहीं है। तो हम तो कभी भी ये चीजें एडवाइस नहीं करते पेशेंट को। और जैसे हमने आपको बताया, 7 दिन के अंतर में तो वैसे भी प्लेटलेट आपको खुद से ही बढ़ना है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पैनिक होके बहुत सारी चीजें अलाना फलाना खिलाई जाती है पेशेंट्स को, जिससे बेसिकली पेशेंट्स और ज्यादा डिहाइड्रेट होते हैं। जैसे मैंने कहा, लूज मोशन हो गया तो हमें उसके पीछे भी चलना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जिसमें पानी कम होता है उसमें और पानी की मात्रा कम हो जाएगी लूज मोशन के जरिए। तो वी डोंट एडवाइज एनीथिंग एल्स अदर देन योर नॉर्मल होम कुक फूड, और जो भी आप फ्रूट्स देना चाहे तो। अदरवाइज देयर इज नो रेमेडी टू इंक्रीज प्लेटलेट्स। ठीक है डॉक्टर अनीता, और जो डेंगू पेशेंट्स हैं उनको अपने फीवर के दौरान क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब वो चीज़ें जो आप करेंगे तो और डेंगू और फेटल हो सकता है? पैरासिटामोल के अलावा कोई भी दवा ना खाएं। पैरासिटामोल अपना सबसे सेफेस्ट मेडिसिन है, जो आपको क्रोसिन, कैलपॉल, डोलो इन नामों से मिलेगा। ये आपके लिए सबसे सेफ है। कोई भी बड़ी दवाइयां जिसमें NSAID करके जो ग्रुप है, जैसे कॉम्बीफ्लैम बोलिए या मेफ्टाल बोलिए, इन्हें हम अवॉइड करने को कहते हैं, बिकॉज इससे ब्लीडिंग टेंडेंसी और रिस्क बढ़ जाती है। एस्पिरिन की गोली 18 साल की उम्र से कम रहे तो बिल्कुल ना दीजिएगा बच्चों को, बिकॉज उसकी रिएक्शन हो सकती है वायरल फीवर के रहते चलते। और अडल्ट भी ये चीजें ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। बेस्ट थिंग इज डोंट पैनिक, हाइड्रेट वेल एंड टेक पैरासिटामोल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये 3 चीजें आप करेंगे, और अगर जरूरत रहेगा तो बीच बीच में जब भी आपके डॉक्टर बताए तभी प्लेटलेट्स की लेवल्स देखिए। प्लेटलेट के लेवल देख के उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4 से 5 लीटर पानी बराबर लगातार लेते रह रहे हैं दिन भर में, तो बाय एंड लार्ज 98% पेशेंट्स को कुछ नहीं होगा, दे कम आउट वेल। जी, और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे बच्चे और बुज़ुर्ग को लेकर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं इसमें, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? वो कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, या उन पर किस तरह से ध्यान देना चाहिए? डेंगू जनरली डे टाइम फीडर्स हैं, मतलब वो सवेरे के टाइम पे डेंगू के मॉस्किटोज जनरली काटते हैं। एंड जनरली ये एज ग्रुप में या तो बच्चे हमारे स्कूल में रहेंगे या घर पे, और जो बुजुर्ग हैं वो भी घर पे ही रहेंगे। तो घर की एनवायरनमेंट विद इन द हाउस होल्ड में अगर कोई भी ब्रीडिंग साइट्स हैं तो उसे आप जितने जल्दी हो सके खत्म कर ले वो साइट्स को, या कम से कम क्लीन कर ले तो बेहतर रहेगा। दैट इज वन। कवर्ड पैर और हाथ रखें, ताकि फुल स्लीव क्लोथ्स और फुल लेग ड्रेसेस पहनेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे भी मॉस्किटोज के काटने की क्षमता कम हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वैक्सीन नहीं है ये पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए। हो सकता है नियर फ्यूचर, क्योंकि ऑलरेडी कोई वैक्सीन ट्रायल बेसिस में चल रही हैं, वी विल हैव सम वैक्सीन फॉर देम एंड दैट विल गिव अस द प्रोटेक्शन। बट इट इज इम्पोर्टेंट कि ये 2 एज ग्रुप्स को संभाला जाए। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगी, वो ये है कि डेंगू एक बार अगर आपको होके गया है तो सेकेंड एपिसोड जनरली फर्स्ट एपिसोड से ज्यादा तीव्रता में आती है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जितना हो सके प्रोटेक्शन के लिए देखें, ना कि, और प्रिवेंशन के लिए देखें, ना कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए। तो अगर हम अपना अर्बनाइजेशन थोड़ा सा
सिस्टमैटिक वे में कर पाएंगे और हम अगर ब्रीडिंग साइट्स को रोक पाएंगे तो शायद ये जो इलनेस है जो जिस हिसाब से जाती है हर साल में, जो इतने सारे डिफिकल्टीज पैदा करती है, वो काफी हद तक हम कर्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनीता हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और Jio7 पर भी आप हेलो डॉक्टर के एपिसोड सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाएं तो बस एक काम करना है आपको, गूगल पे बस लिख दीजिएगा हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। नमस्कार। धरती चौकोर नहीं गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, Jio7 और गूगल पॉडकास्ट पर।